लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ना था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाला? इसमें हमने जो टॉपिक लिया था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स वाला, यानी कि ये टॉपिक हमारा, इधर मैं नीचे करता हूँ इसको, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? हमें ब्रीडिंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से करवानी है। हमें वो दूसरी चीज़ों की हेल्प लेनी है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जो ऑटोगेमी है उसको प्रिवेंट करके हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें। देन दैट एवरी डिवाइसेस आर इंक्लूडेड इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसके लिए हम क्या क्या देखते चलेंगे, जैसे कि फर्स्ट इसमें जो है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जब हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करवाने से क्या लॉस होता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है, वायबिलिटी, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म जो नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर सकता है, तो वो अडाप्टेशन जो उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे उससे ख़त्म होती जाती है। इसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसको रोकने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। समझ में आ गया? अब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप हैं इसमें, जो कि मैं अब इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जैसे आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि जो मेल एंथर हैं और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो सिनगेमी वाला पिस्टल वाला पार्ट है, अगर वो दोनों एक टाइम पर ही अगर मैच्योर होंगे तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर हो गया? और इस कंडीशन को एक टर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी बोलते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर मेल पहले मैच्योर हो जाए या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल वाला वो पहले मैच्योर हो जाए, तो दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो तो सेम नहीं हुई ना। इसकी वजह से क्या होगा, जब दोनों एक टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे तो वो डिपेंड करेंगे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करके अब क्रॉस पॉलिनेशन ही कर सकें। तो ये देखिए नेचर ने कितना बढ़िया किया है कि अपने आप से ही उसने वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए और एक वायबल और एक नई उम्दा क्वालिटी आप जिसे बोल सकते हैं वो देने के लिए उसने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आता है लोकेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट। यानी कि मैं इधर ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे आपका ये फीमेल पार्ट हो गया पिस्टल वाला और ये हो गया आपका स्टेमन। अब या तो इनकी लोकेशन इतनी डिफरेंट हो या तो इनके फिलामेंट, एंथर वाले के फिलामेंट इतने ज़्यादा हों, स्टेमन के फिलामेंट इतने ज़्यादा हों, बड़े हों कि वो स्टिग्मा नीचे ही रह जाए, तो फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। दूसरे केस में ये हो सकता है कि या तो ये फीमेल पिस्टल वाला पार्ट ऊपर लंबा हो जाए और ये स्टेमन छोटे रह जाएं। तो इस कंडीशन में भी जब वो दोनों इक्वल पोर्शन, अगर जब ये इक्वल पोर्शन पे यहीं पर ही रहेंगे तो आराम से इनमें पॉलिनेशन प्रोसेस पॉसिबल होगा, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन नेचर ने देखें यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये ऐसा एक अरेंजमेंट कराया है जिसमें कि कुछ प्लांट्स में होता है ऐसा सीरियसली, जिसमें कि एंथर का जो स्टेमन का जो फिलामेंट है और जो स्टाइल है, दोनों की लेंथ में इतने वेरिएशन देखने को मिलते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो के वो क्रॉस पॉलिनेशन पे इनको डिपेंड होना पड़ता है, जिसका एक टर्म है स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। क्या बोलते हैं? हेट्रोस्टाइली। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इनब्रीडिंग प्रिवेंशन बाय सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनब्रीडिंग प्रिवेंशन, इनब्रीडिंग मैंने पहले ही बताया, जो सेल्फ पॉलिनेशन को बार बार एक ही अपने उसमें जनरेशन में ही करवाते रहते हैं, उसी सेम उस वेराइटीज़ वाले में ही, तो उससे क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी नाम का एक टर्म यूज़ होता है,
प्लांट्स के केस में, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब बेसिक ये होता है कि जैसे कि एक ही फ्लावर का अगर एंथर है और वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर रहा है, तो उस स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो उसे प्रमोट नहीं करेगा पॉलिनेट करने के लिए या फिर उसको ग्रो करने के लिए, उसकी पॉलन ट्यूब को। तो ये भी हुआ ना एक तरह से सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि वो खुद से इनकॉम्पेटिबल हो गए। कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब मैं बता दूं, कॉम्पेटिबल वो होते हैं जिससे कि वो आराम से उसमें पॉलिनेट कर सकें, और पॉलिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब उसमें ग्रो करेगी और फिर वहाँ पर कम्प्लीटली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को वो लोग फॉलो अप कर पाएंगे। लेकिन इनकॉम्पेटिबल का मतलब ये है कि वो उसकी रिसेप्टिविटी स्टिग्मा की ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जिसको हम बोलते हैं हर्कोगेमी। और हर्कोगेमी का ही एक छोटा पार्ट होता है हेट्रोस्टाइली, ये इसका पार्ट है, ये हेट्रोस्टाइली। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने में 3 हम पहले बता चुके थे, ये चौथा स्टेप है कि क्रॉस पोलिनेशन को कुछ प्लांट्स ऐसे भी प्रमोट करते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही वो ग्रो करवाते हैं। उनकी जो वैरायटी होती है वो बाइसेक्सुअल, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि मोनोसियस कंडीशन को प्रमोट ही नहीं करते, वो डायोसियस कंडीशन को प्रमोट करते हैं। यानी कि वो फ्लावर ही अलग अलग होंगे। जब फ्लावर ही अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के चलें कि ये जो चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी देखने को मिलेगी, 12th के प्रैक्टिकल्स में भी हैं ये, ठीक है। जैसे इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो 12th के प्रैक्टिकल में है वो। अब उसके बाद पढ़ना है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि पोलन जो कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड है, और पिस्टल ये क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनके बीच में इंट्रैक्शन किस तरह से होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जो कि जो स्टिग्मा है उसकी कॉम्पेटिबिलिटी पोलन के साथ में कितनी है। अगर कोई पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल होगा तो ही वो उसे ग्रो करने देगा, अदरवाइज़ वो उसे रिजेक्ट कर देगा। यानी कि दिस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज़ ओनली डिपेंड ऑन द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्लियर हो गया? तो चेकिंग कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, इस इंट्रैक्शन का बेसिक मतलब यही होता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में कि इसमें पोलन ग्रेन्स तो वांटेड और अनवांटेड, यानी कि उस सेम स्पीसीज़ के दूसरे स्पीसीज़ के भी हो सकता है एयर वाले हों, वो जो कि हवा में उड़ के आके दूसरे किसी प्लांट के दूसरे स्पीसीज़ के आगे चिपक जाएं, तो वो थोड़ी ना ग्रो कर जाएंगे उस पर। तो उसमें तो वही जो उसकी स्पीसीज़ के प्लांट हैं वही उसको अलाउड करेंगे। इसीलिए एक तो इनकी रिसेप्टिविटी स्टिग्मा की, पोलन ग्रेन की स्पीसीज़ और वैरायटी, और दूसरा कॉम्पेटिबल होंगे तभी वो ग्रो करेंगे। उसके बाद पोलन ट्यूब को ग्रो करना और फिर उसके बाद उसे अंदर एम्ब्रियो सैक तक ले जाके फिर मेल गैमेट्स को अंदर डिलीवर करना। ये सारी के सारे जो जितने भी प्रोसेस हैं ये सब किसके अंडर में आते हैं? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंडर में आते हैं, ठीक है। और कोई अगर सुटेबल पोलन हुआ तो फिर वो वहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा, और फिर ग्रो करने के बाद वो फिर पोलन ट्यूब वहाँ से निकलती है। पोलन जर्म पोर जो था ना पोलन ट्यूब में, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन था, तो यहाँ से ही फिर ये एंटाइन ऐसे बाहर रिलीज़ होगी और ये फिर पोलन ट्यूब बनाएगी। तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है वहाँ के जर्म पोर से, और फिर निकलने के बाद फिर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सिनर्जिड होते हैं माइक्रोपाइल की तरफ। सिनर्जिड में जैसे आप इधर देखें कुछ इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब ऐसे आएगी और फिर ये इसको गाइड करते हैं कि किधर कैसे रिलीज़ करना है। और 2 सिनर्जिड होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी लेफ़्ट साइड में ही आएगा, राइट साइड में आएगा, बाई चांस फैक्टर होता है। हो सकता है कि वो इधर से आके फिर इधर से ऐसे आने के बाद फिर वो दूसरे वाले में एंटर कर जाए। क्लियर है? तो फिलीफॉर्म एपरेटस में आने के बाद वो फिर 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। और एक चीज़ मेरे को आपको ये भी बतानी थी, जैसे कि 60% केस और 40% केस भी शायद आपको याद हो एंजियोस्पर्म के केस में। तो 60% कैसे होते थे? 2 सेल्ड होते थे,
यानी कि 2 सेल्ड कंडीशन होता था ना, जिसमें कि आपने देखा होगा एक वेजिटेटिव सेल होता था, जनरेटिव सेल होता था। तो जब ये स्टिग्मा अलाउड कर देगा पॉलन ट्यूब को रिलीज़ करने को, तब उसी टाइम पे जनरेटिव सेल में 2 फिर डिवीज़न होते हैं जल्दी से, और फिर उसी टाइम पे एट रैंडम, और फिर डिवीज़न होने के बाद 2 मेल गैमेट बनते हैं और फिर वो वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। किसके केस में? 60% वाले केस में, जो 2 सेल्ड स्टेज होते थे। और 3 सेल्ड में तो ऑलरेडी पहले से ही एक वेजिटेटिव सेल होता था और 2 जनरेटिव सेल बनने के बाद 2 मेल गैमेट बन चुके होते थे। तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री होती है। और फिर यहाँ से अंदर आने के बाद जब ये अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने के बाद फिर इनका फर्टिलाइजेशन, एज यू नो, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और फिर दूसरा जो मेल गैमेट होता है फिर उसी रास्ते से होता हुआ ये 2 पोलर न्यूक्लियाई में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन समझ में आया आपको? ये आपको जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में कई बार आता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ये। फिर सिनर्जिड और एग, ये पहले ही बताया जा चुका है, एग एपरेटस होते हैं। और एंटीपोडल्स, जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके बाद फिर ये एंटीपोडल्स डिजनरेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? सिनर्जी भी डिजनरेट हो जाते हैं। बस फिर क्या बचता है? पोलर न्यूक्लियाई, उसमें एक मेल गैमेट मिक्स होकर फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, और दूसरा फिर क्या बना देता है? यहाँ पर जाइगोट बना देता है। ठीक है, तो एलएस ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये भी डायग्राम आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे आता है अब लास्ट जो टॉपिक है इस टॉपिक का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत लंबे टाइम से ही जो फार्मर्स थे और जो साइंटिस्ट थे वो करते आए हैं। वो क्यों करते आए हैं, वो ज़रूरी भी है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि ये मैन मेड है, यानी कि ह्यूमंस इसमें जो हायर क्वालिटी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे किसी प्लांट का, जैसे क्वालिटी किसी मेल प्लांट में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है तो उसके पोलन ग्रेन को पोलन बैंक से लेके या जैसे भी उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो है स्टिग्मा, उस पर उससे आर्टिफिशियली भी लैंड करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उनमें वो जब ग्रो होना शुरू होता है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होने के बाद, ग्रो करने के बाद जब जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, और फिर वो नया एक सीड, हायर क्वालिटी का सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो क्रॉप की जो क्वालिटी होती है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। अभी इसके 2 तरीके से होते हैं ये, एक तो होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का जनरल टर्म क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि यहाँ पर हुआ गया, तो इसमें क्या होगा कि हमें दूसरे पॉलन चाहिए ना, तो इस वाले को हम यहाँ से रिलीज़ कर देंगे फोर्सेप के थ्रू। फोर्सेप कैसा होता है? इस तरह से चिमटी जैसा होता है फोर्सेप। ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, आप इसे भी करेंगे। ठीक है, बैगिंग इमैस्कुलेशन वाला प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन को रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि हटा लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स, दैट इज़ कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब उसके बाद क्या है कि आपने इसको हटा दिया, अब उसके बाद हवा चली है, जिस वजह से भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर कोई दूसरा आके पोलन ग्रेन आके यहाँ पर बैठ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो उसको उससे बचाने के लिए, ताकि जो अनवांटेड पोलन ना आए, तो आप इस फ्लावर को कवर कर लेंगे। जैसे ये फ्लावर है पूरा, तो आप इसे या तो बटर पेपर ये भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में, या फिर कोई पॉली बैग, किसी की हेल्प से आप इससे फ्लावर को कवर कर देंगे। और या फिर जब आप, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो कुछ अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो पोलन ग्रेन्स को आप यहाँ पर मैनुअली, यानी अपने हाथों से किसी फोर्सेप वगैरह की हेल्प से, निडल से आप यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद फिर से कवर कर देंगे, ताकि दूसरे पोलन ग्रेन्स आके फिर इनको डिस्टर्ब ना करें और ये आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को, यानी वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। तो आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बताया कि 2 तरह से किया जाता है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन में होता है एंथर को रिलीज़ करना होता है, और दूसरा बैगिंग में क्या होता है? स्टिग्मा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा ऊपर का जो कवर होता है फीमेल फ्लावर्स को, उसको कवर करना होता है।
अगर बाइसेक्सुअल है तो उसे हटाना होगा, अगर यूनिसेक्सुअल भी है तो उसे कवर करके रखना होता है, और जब वो पूरी उसकी रिसेप्टिविटी अटेन हो जाएगी यानी कि उसको मिल जाएगी, तो उस टाइम पर फिर उसको पोलन ग्रेन उसमें प्लेस करके और फिर उसको वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, थैंक यू।